तो हेलो नमस्कार, मैं आयुष रंजन एक बार फिर से आप समस्त अभ्यर्थियों का टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन के पोर्टल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपने अपने स्वाध्याय में लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इस सत्र में हम रिकॉर्डेड अवस्था में पॉलिटी के कंसेप्चुअल क्लास को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तो उसी दौर में एक बार फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने जो भाग 5 है, भाग 5 से संबंधित जो राष्ट्रपति के अधिकार हैं या शक्तियां हैं उनके ऊपर बात की थी और राष्ट्रपति की तमाम चीजों को हमने कवर किया था। आज की क्लास में हम भाग 5 को ही आगे बढ़ाएंगे और अन्य जो संवैधानिक पद हैं जैसे उपराष्ट्रपति हो गए, महान्यायवादी वगैरह हो गए, इनके समस्त प्रावधानों की आज हम समीक्षा करेंगे। ठीक है जी, तो आइए आज के क्लास की शुरुआत की जाए। यानी कि आज भी जो हमें करना है कायदे से वो भाग 5 ही करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट भाग। ठीक है जी, तो भाग 5। और जहां से पिछली क्लासेस में चीजों को छोड़ा गया था वहीं से चीजें उठाई जाएंगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति से संबंधित आपने अनुच्छेद 61 देखा था, अंतिम अनुच्छेद। ठीक है जी, फिर उसके बाद अनुच्छेद 62 देखा था। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं बात अनुच्छेद 63 से। ठीक, अनुच्छेद 63 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 63, जिस प्रकार से संविधान में राष्ट्रपति के पद की उद्घोषणा की गई है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही अनुच्छेद 63 में उद्घोषित करते हुए यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो भारत में उपराष्ट्रपति होने की जानकारी जिस अनुच्छेद से मिलती है वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 63। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्लियर है? अगले अनुच्छेद पर आइए, अनुच्छेद 64, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अनुच्छेद 64 ही स्पष्ट तौर पर कहता है कि जो भी व्यक्ति माननीय उपराष्ट्रपति के पद पर है वह राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाएगा। पदेन सभापति का मतलब होता है एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो कहने का मतलब यह है जैसे ही आप उपराष्ट्रपति बने तो बाय डिफॉल्ट आप राज्यसभा के चेयरमैन भी बन गए। मतलब राज्यसभा के चेयरमैन बनने के लिए आपको फिर किसी अन्य प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहां से चीजों को दिमाग में रखना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, इस तरीके से उपराष्ट्रपति। ठीक है, या फिर अगर यूं पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं तो जवाब क्या मिलेगा? उपराष्ट्रपति। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, आपको यह भी पता है कि किसी किसी विशिष्ट परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार भी संभालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि मान लीजिए कि वो तत्काल रूप से अपने कार्य का निर्वहन या दायित्वों का निर्वहन करने में असक्षम हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, थोड़े दिन के लिए बीमार हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन उपराष्ट्रपति करते हैं। अब यहां प्रश्न यह है कि मान लीजिए किसी कारणवश उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का दायित्व पूरा कर रहे हैं, तो क्या उस दौरान उनको जो वेतन और भत्ता मिलेगा वो वेतन और भत्ता राष्ट्रपति का मिलेगा या राज्यसभा के सभापति का? क्योंकि राज्यसभा के सभापति वो तो बाय डिफॉल्ट हो गए, तो एक ही समय में राज्यसभा के सभापति हैं और इधर क्या हो गए, तो किसी कारणवश जो है उनको राष्ट्रपति का पदभार संभालना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या? तो ऐसी स्थिति में यह कहा गया कि अगर माननीय उपराष्ट्रपति किसी कारणवश राष्ट्रपति के पदभार को संभाल रहे हैं तो उन्हें राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, राज्यसभा के सभापति के तौर पर चीजें प्राप्त नहीं होंगी। क्लियर है? तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या दिमाग में रखनी है? पहली चीज कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति ठीक है,
दूसरी बात, अगर किसी विशेष परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार संभाल रहे हों तो राज्यसभा के सभापति या राज्यसभा सभापति का वेतन भत्ता नहीं दिया जाएगा। कुल मिला के राष्ट्रपति का ही मिलेगा, है ना। राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनकी जो वो चीजें हैं वो उनको प्राप्त नहीं होंगी। ठीक है, तो ये आपके समक्ष क्या था, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 65 क्या कहता है, वही अनुच्छेद 65 जो मैं बार बार आपके साथ दोहराता रहा हूं कि मान लीजिए राष्ट्रपति जी की उनकी कार्यकाल के दौरान किसी कारणवश मृत्यु हो गई, तो उनके मृत्यु की स्थिति में जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई कार्यकाल के दौरान, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार संभालने लगेंगे। ठीक है, और ये जो उपराष्ट्रपति अब राष्ट्रपति बने हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनका जो कार्यकाल है वो पहले वाले राष्ट्रपति का बचा हुआ कार्यकाल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनका अपना 5 साल का कार्यकाल होगा। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर थे, उन्होंने राष्ट्रपति के पद का 3 साल निकाल लिया, चौथे साल में उनकी मृत्यु हो गई, तो ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गए। तो ये जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने हैं, इनका कार्यकाल केवल 2 साल का नहीं होगा कि पहले वाले का 5 था, 5 में से 3 तो 5 - 3 यानी कि 2, नहीं, इनका अपना 5 साल होगा। क्लियर है, पूरा 5 साल होगा। ठीक है। और अनुच्छेद 65 का अनुभाग 2 वापस से यही कहता है कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अस्थायी रूप से असक्षम हैं, तो राष्ट्रपति का पदभार कौन संभाल सकता है, उपराष्ट्रपति, जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले मैंने की थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप अगर चाहें तो अनुच्छेद 65 को संयुक्त कर लीजिए, 65A 65B करने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 65 इसके अंतर्गत यह रखना है कि राष्ट्रपति के मृत्यु की स्थिति में राष्ट्रपति के मृत्यु की स्थिति में तत्काल रूप से कार्यभार या तत्काल कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होगा वो पूर्ण 5 वर्ष का होगा। ठीक है जी, पहली चीज ये हो गई। और दूसरे के तहत क्या, अगर राष्ट्रपति अस्थायी रूप से कार्यभार संभालने में असक्षम हो, तो
उपराष्ट्रपति के द्वारा कार्यभार संभाला जाएगा। ठीक है जी। तो ये किसकी बात हो गई? अनुच्छेद 65, 65 का 1 और 65 का 2, है ना। ऊपर वाला भाग 65 का अनुभाग 1 है, नीचे वाला भाग 65 का अनुभाग 2। ठीक। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। याद रखना है, उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया वैसे ही होती है जिस प्रकार से राष्ट्रपति की होती है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से वही एकल हस्तांतरण मत व्यवस्था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अंतर क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के चयनित सदस्य और विधानसभाओं के चयनित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के चयनित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव का कोई भी लेना देना राज्य की विधानसभा के सदस्यों से नहीं है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में हुआ करता था। ठीक है जी। अब उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं समझ लीजिए। जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए पहली योग्यता थी कि भारत के नागरिक होने चाहिए, यहां पर भी वही योग्यता है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। जिस प्रकार से वहां पर 35 साल उम्र बताई गई थी न्यूनतम, वैसे ही यहां भी 35 साल उम्र है न्यूनतम। ठीक। जैसे वहां कहा गया था कि आप किसी भी प्रकार के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करने चाहिए, या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन या लोकल अथॉरिटीज के अधीन, उसी प्रकार की बात यहां भी की गई है कि आपको किसी प्रकार के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को धारण करने का अधिकार नहीं होगा। समस्त समानताओं के बावजूद बस एक अंतर है। अंतर क्या है? राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सांसद बनने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा के सांसद बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे प्रमुख अंतर यही है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है? तो लोकसभा के सदस्यता की योग्यता, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या है? तो राज्यसभा के सदस्यता की योग्यता। क्लियर है? तो अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरण मत व्यवस्था से यानी कि अगर आप इसको इंग्लिश में कहना चाहें तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। क्लियर हो गई बात? चुनाव में कौन भाग लेगा? चुनाव में भाग लेंगे संसद के चयनित और मनोनीत सदस्य दोनों। ठीक है। इसका राज्य विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर हमने देखा उपराष्ट्रपति की योग्यता। एलिजिबिलिटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जिसमें पहला योग्यता क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? न्यूनतम आयु, चाहे वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों का 35 वर्ष।
बस अंतर क्या है राष्ट्रपति से? तो इनके पास राज्यसभा के सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए। योग्यता कह रहा हूं, राज्यसभा के सदस्यता की योग्यता। ठीक है जी, किसी प्रकार का कोई कोई बात नहीं। ठीक। अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 67 क्या कहता है? अनुच्छेद 67 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। उपराष्ट्रपति का भी सामान्य कार्यकाल उतना ही है जितना राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, यानी कि 5 साल। लेकिन जैसा आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रपति भी अपने कार्यकाल को पूरे होने से पहले त्यागपत्र सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक। और क्या बात थी? राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया भी जा सकता है, जिसके लिए आधार संविधान का उल्लंघन है, और इसके लिए आपने अनुच्छेद 61 की प्रक्रिया समझी। उपराष्ट्रपति को भी उनके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में राज्यसभा और लोकसभा दोनों समान अधिकार रखती है। एक सदन आरोप लगाती है, दूसरी सदन उसकी समीक्षा करती है, और उस विधेयक को दोनों सदनों से अलग अलग 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, यानी कि सदन के कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित होना पड़ता है। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए राज्यसभा ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है लोकसभा से, याद रखिएगा। बहुत कम जगहें ऐसी हैं संविधान में जहां राज्यसभा के पास लोकसभा की तुलना में अधिक शक्ति है, वरना आमतौर पर लोकसभा ज्यादा हावी रहती है राज्यसभा पर। तो वे जो गिनी चुनी सरकमस्टेंसेज हैं, परिस्थितियां हैं, जहां राज्यसभा का हाथ ऊपर हो जाता है लोकसभा से, उनमें से एक परिस्थिति क्या है? तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना। ठीक। ऐसे ही दूसरी जगह जहां पर राज्यसभा के पास ज्यादा अधिकार हो जाता है, वो है अनुच्छेद 249। 249 के बारे में पहले भी बात की गई थी। 249 एक ऐसा अनुच्छेद है जो राज्यसभा को यह शक्ति देता है कि वह केंद्र सरकार को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सके। क्योंकि आमतौर पर केंद्र सरकार, आमतौर पे कह रहा हूं, आमतौर पर केंद्र सरकार संघ सूची पर कानून बनाती है, राज्य सरकार राज्य सूची पर कानून बनाती है। पर अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि ये राज्य सूची का तो मुद्दा है, लेकिन कानून इस पर केंद्र को बनाना चाहिए, तो वह अनुच्छेद 249 के तहत संसद को यह अधिकृत कर सकती है। ठीक। और तीसरी जगह जहां पर राज्यसभा हावी होती है लोकसभा के ऊपर, वो है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना से संबंधित, अखिल भारतीय, ऑल इंडिया सर्विसेज। जैसे मान लीजिए अखिल भारतीय आधार पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, इसकी स्थापना की जानी है। तो इसके लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया राज्यसभा पर ज्यादा आधारित होगी लोकसभा की तुलना में, या लोकसभा की अपेक्षा। ठीक है जी। तो इन तमाम छोटी छोटी चीजों को जो है वो ध्यान में रखनी है आपको चीजें, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो जैसा मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 67 67 ही है ना? किसकी बात करता है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की। तो एक तो सबसे पहली बात हो गई सामान्य कार्यकाल। और जैसे ही सामान्य कार्यकाल की बात होगी तो 5 वर्ष हो जाएगा। लेकिन इससे पहले भी अगर यह चाहे तो त्यागपत्र सौंप सकते हैं। किसको? राष्ट्रपति को।
यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको सौंपते हैं, तो उपराष्ट्रपति को। ठीक है। या फिर तीसरा तरीका क्या है, राज्यसभा, याद रखना है राज्यसभा, लोकसभा नहीं लिख रहा हूं, राज्यसभा बहुमत से पद से हटाने का प्रावधान कर सकती है। प्रावधान राज्यसभा करेगी जिस पर लोकसभा की सहमति हो। याद रखना है यह सहमति फॉर्मल है। राज्यसभा ने अगर हटाने के लिए चीजें पारित कर दी इनको, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में ये पद से हट ही जाएंगे, कोई और उपाय जो है वो नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम लोग, है ना। बीच में जो है वो विद्युत की स्थिति चली गई है, घबराने की बात नहीं। ठीक है जी, तो इस चीज को क्या करना है, दिमाग में रखना है। और साथ में मैंने आपको बताया दो और जगहें हैं जिन जगहों पर राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से अधिक हो जाती है, एक तो 249 और दूसरा 312। 249 क्या है, राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र को कानून बनाने के लिए अधिकृत करना। ये अधिकृत करने का अधिकार किसके पास है, संसद को, तो राज्यसभा के पास। और दूसरी बात, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के संदर्भ में, है ना, इस संदर्भ में भी अधिकार किसके पास है, तो राज्यसभा के पास ही है। ठीक है जी। ठीक है, मेरे ख्याल से 67 गायब हो गया है, कोई बात नहीं। अनुच्छेद 67 एक बार फिर से आ जाइए। क्या इसके अंतर्गत हमने बात की थी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल? ठीक है, सामान्य कार्यकाल कितना, 5 वर्ष। त्यागपत्र सौंप सकते हैं किसको, राष्ट्रपति को। और तीसरा तरीका क्या है, राज्यसभा बहुमत से पद से हटाने का प्रावधान कर सकती है, जिस पर लोकसभा की स्वीकृति हो। ठीक है जी, लोकसभा की स्वीकृति हो। और साथ में क्या बताया मैंने, कहीं पर साइड में लिख लीजिएगा, वे प्रावधान जहां राज्यसभा के पास लोकसभा से अधिक शक्ति हो। एक प्रावधान तो यही हो गया, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। दूसरा प्रावधान क्या हमने बताया था, अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है, केंद्र को
राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने हेतु अधिकृत करना। ठीक है, और दूसरा प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 312। इसका संबंध किससे है? अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। क्लियर है? तो इसको भी कहीं पर दिमाग में क्या करना है तो रखना है। ठीक। अनुच्छेद 69 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 69 राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। जिस प्रकार राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष, ठीक उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, है ना। मतलब अगर राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति के समक्ष हो जाएगा शपथ ग्रहण, और अगर नहीं है, और अगर वो नहीं है तो वैसी स्थिति में शपथ ग्रहण उसके आगे होगा जिसको राष्ट्रपति खुद नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो इसकी बात कहां की गई है? अनुच्छेद 69 में। ठीक है, अनुच्छेद 69। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के समक्ष अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये उपराष्ट्रपति से संबंधित जो है वो प्रावधान है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट क्रिएट होता है, किसी भी प्रकार का कोई मतभेद क्रिएट होता है, तो याद रखना है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का द्वंद्व अंतिम तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुलझाया जाएगा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुलझाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण किया, शपथ ग्रहण करके वो अपने ऑफिस गए और उन्होंने अपने कार्यकाल का 2 साल गुजार लिया। तीसरे साल में बात उठने लगी कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है ना वो गलत तरीके से हुआ था ना, उसमें पारदर्शिता नहीं थी या फिर गलत तरीकों का इस्तेमाल किया गया। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि इस पर अंतिम निर्णय तो सर्वोच्च न्यायालय देगी। अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय ने उस राष्ट्रपति के तीसरे साल में यानी कि कार्यकाल के तीसरे वर्ष में यह अगर कह दिया कि इनका चुनाव गलत तरीके से हुआ है, इसी कारण, है ना, वापस से राष्ट्रपति के पद का चुनाव किया जाना चाहिए, तो सवाल यह है कि क्या उन्होंने उस 2 साल में जो कार्य कर रखा होगा क्या उसकी मान्यता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? तो याद रखना है, ऐसी स्थिति में उन्होंने जितने दिन बतौर राष्ट्रपति का पदभार संभालते हुए कार्य किया था उसकी मान्यता होगी। ऐसा नहीं है कि आप उसे भी अमान्य घोषित कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखना है, 2 चीजों को। पहली चीज क्या? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी
प्रक्रिया पर विवाद अंतिम तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा। ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने आपसे कह रखी है कि अगर ऐसी स्थिति में मान लीजिए उनका चुनाव अमान्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा जितने दिन बतौर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए बतौर उपराष्ट्रपति जो उन्होंने कार्य कर रखा है उसे अमान्य घोषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये किसके अंतर्गत का प्रावधान था? ये वाला प्रावधान अनुच्छेद 71। जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होंगे उनको हम देखते जाएंगे, है ना। अनुच्छेद तो बहुत सारे हैं, ओरिजिनल में 395 थे, तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते जाएंगे। अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 बात सॉरी 71 तो हो गया, 72। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति महोदय के न्यायिक शक्ति की बात करता है। न्यायिक शक्ति का बात मतलब क्या? वो चीजें जो वो बतौर अपनी न्यायिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। जैसे किसी को सजा मिली हो, उन्होंने उसकी सजा को माफ कर दिया। किसी को सजा मिली हो लेकिन उन्होंने उसकी सजा पर स्टे ऑर्डर लगा दिया। स्टे ऑर्डर का मतलब थोड़े दिन के लिए रोक दिया। किसी को सजाए मौत की सजा मिली हो, उसकी सजा को परिवर्तित करके आजीवन कारावास कर दिया। ठीक। क्या या फिर किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे मान लीजिए किसी को सजा दी गई थी 14 साल की, लेकिन वो बीमार पड़ गया या उसकी कुछ शारीरिक स्थिति जो है वो सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सजा को कम कर दिया। तो ये तमाम शक्तियां जो राष्ट्रपति की हैं, उसी शक्ति को कहा जाता है उनकी न्यायिक शक्ति। क्लियर है? पहली बात तो यह ध्यान में बात यह रखनी है कि यह जो राष्ट्रपति जी की न्यायिक शक्ति है, यह सैन्य अदालतों के द्वारा सुनाए गए सजा के ऊपर भी लागू होगी और मृत्यु दंड के ऊपर भी लागू होगी। और यहीं पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के न्यायिक शक्ति में अंतर हो जाता है। राज्यपाल के पास मिलिट्री कोर्ट्स के द्वारा सुनाए गए पनिशमेंट को माफ करने और मृत्यु दंड को माफ करने का एक तरीके से अधिकार नहीं होता, जो कि राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक। पर यहां पर भी एक शर्त है। शर्त क्या है? ये जो राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति अपने इस न्यायिक शक्ति का इस्तेमाल मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। और आपको पता है मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। तो आप इनडायरेक्टली यह कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जी की यह न्यायिक शक्ति उनकी ऐच्छिक शक्ति नहीं, गैर ऐच्छिक शक्ति है, क्योंकि वह अपने से बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं? तो मंत्री परिषद से, जिसका मुखिया कौन है? तो प्रधानमंत्री, है ना। लेकिन न्यायिक शक्ति है, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। कितने प्रकार की न्यायिक शक्ति है? याद रखना है, पार्डन, जिसको सीधे तौर पे आप क्षमा कहते हैं, है ना। पार्डन का सिंपल सा मतलब क्या होता है? जो सजा मिली है सजा से मुक्त कर देना। सजा से मुक्त करना। ठीक। दूसरी चीज क्या है? रिप्राइव। इन शब्दावलियों को दिमाग में रखना है आपको, है ना। रिप्राइव का मतलब क्या है? रिप्राइव का मतलब यह है जो सजा मिली है उस सजा पर स्टे ऑर्डर लगा देना। ठीक है, सजा पर स्टे ऑर्डर।
तीसरा क्या है? रेमिशन। रेमिशन का सिंपल मतलब क्या होता है? कम करना, है ना। कम करना मतलब क्या? दंड की मात्रा को कम करना, प्रकृति को नहीं। दंड की प्रकृति अगर कम हो रही है तो उसको कहेंगे कॉम्यूटेशन। दंड की मात्रा अगर कम हो रही है तो उसको कहेंगे रेमिशन। जैसे 14 साल की सजा थी, उसको कम करके 7 साल हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड मिला था, उसको उन्होंने आजीवन कारावास में बदल दिया, तो यहां प्रकृति चेंज हो रही है सजा की, तो उसको कॉम्यूटेशन कहा जाएगा। ठीक है जी, तो आप इसको लिख सकते हैं, सजा में मात्रात्मक कमी। ठीक। चौथा क्या हो सकता है? कॉम्यूटेशन। इसका मतलब क्या होगा? सजा की प्रकृति में कमी। है ना। और पांचवा क्या हो सकता है? राहत या रिस्पाइट। विशेष परिस्थिति में सजा में कमी। विशेष परिस्थिति में सजा में कमी। ठीक। चलिए, दूसरी बात क्या याद रखनी है कि राष्ट्रपति अपने इस शक्ति का उपयोग, राष्ट्रपति न्यायिक शक्ति का उपयोग सैन्य न्यायालय के मामले, मिलिट्री कोर्ट्स व मृत्यु दंड में भी कर सकते हैं। क्लियर है? पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात क्या याद रखना है? किसकी सलाह पर इस शक्ति का इस्तेमाल किया जाएगा? न्यायिक शक्ति का उपयोग मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि माननीय राष्ट्रपति कितने प्रकार से सजा को कम कर सकते हैं, तो जवाब क्या देना है आपको? 5 प्रकार। पार्डन, रिप्राइव, रेमिशन, कम्यूटेशन और रिस्पाइट। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। ये स्थिति आपके समक्ष। ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान हो गए, है ना। अब थोड़ा मंत्री परिषद की तरफ चला जाए, प्रधानमंत्री की तरफ चला जाए। क्लियर है? अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए या राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिस मंत्री परिषद के मुखिया प्रधानमंत्री होंगे। और साथ में यह भी कह दिया गया कि राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। इसी कारण कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की संवैधानिक रूप से ऐच्छिक शक्ति तो है ही नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 74 यह कहता है कि उनको मंत्री परिषद के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, है ना। इसी कारण कल की क्लास में हमने देखा था कि इनकी जो ऐच्छिक शक्तियां हैं वो विशिष्ट परिस्थिति में उत्पन्न होती हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा बनी रहती है। ठीक है जी, तो राष्ट्रपति की सहायता हेतु
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद का प्रावधान। है ना। और साथ में राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और इतना ही नहीं, यहां तक कह दिया गया कि जो मंत्री परिषद प्रधानमंत्री को सलाह देगा उस सलाह के ऊपर न्याय पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय क्या सलाह दिया गया है इसकी जांच नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखना है। मंत्री परिषद द्वारा प्रदत्त सलाह न्याय पुनर्विलोकन के बाहर है। क्लियर। अच्छा, अनुच्छेद 75 क्या कहता है? कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि यह चीज दिमाग में मत रखिएगा कि भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, जो नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति करते हैं, है ना। तो अनुच्छेद 75 का अनुभाग 1 क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेंगे। इसका मतलब यह कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से देखें, एक एक मंत्री के स्तर पर देखें, तो प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि प्रत्येक मंत्री की नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति। ध्यान से सुनिएगा, व्यक्तिगत स्तर पर मंत्री राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन उन मंत्री का जो मंत्री परिषद है वो मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो अगर आज के बाद क्वेश्चन आ जाए कि संविधान के अनुसार मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी है और ऑप्शन में आ जाए राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, तो इनमें से संसद पे टिक मत मारिएगा, क्योंकि संसद में तीनों आते हैं, लोकसभा भी, राज्यसभा भी, राष्ट्रपति भी। राज्यसभा पर भी टिक मत मारिएगा, राष्ट्रपति पर भी टिक मत मारिएगा, टिक किस पे लगेगा? लोकसभा पर अगर क्वेश्चन आ जाए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके लिए उत्तरदायी है, तो व्यक्तिगत शब्द जैसे ही आ गया तो उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखना है कायदे से। क्लियर। अनुच्छेद 75(1) ठीक है, क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे वह प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेंगे। इसका मतलब यह प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत लिख रहा हूं, राष्ट्रपति हेतु उत्तरदायी है।
और जबकि मैंने आपको बताया कि मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा हेतु उत्तरदायी है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है यहां से। व्यक्तिगत मंत्री पूछेगा तो राष्ट्रपति, मंत्री परिषद अगर पूछ ले तो लोकसभा। ठीक, क्लियर। अब यहीं पर एक चीज और ध्यान में रखिए। मान लीजिए कि मैं वर्तमान में ना तो लोकसभा का सदस्य हूं ना राज्यसभा का सदस्य हूं वर्तमान में, बावजूद इसके क्या मैं मंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता हूं? जवाब है हां। मतलब आप मंत्री बनने के समय जरूरी नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हों, लेकिन एक बार अगर आपने मंत्री पद ग्रहण कर लिया तो मंत्री पद ग्रहण करने के 6 माह के भीतर, 6 मंथ्स के अंदर आपको या तो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। बात हो गई क्लियर? मतलब अगर आपसे स्टेटमेंट में कभी ये दे दे कि मंत्री बनने के समय संसद की सदस्यता चाहिए तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन अगर सदस्यता नहीं है उस व्यक्ति के पास और वो मंत्री बन गया तो मंत्री बनने के 6 माह के भीतर उसको दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। क्लियर है? तो दोनों सदनों में से किसी सदन की सदस्यता न होने की स्थिति में भी मंत्री पद दिया जा सकता है। किंतु मंत्री बनने के 6 माह के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता, एक ही सदन की सदस्यता आप ले भी सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि एक ही समय में आप दोनों सदनों की सदस्यता ले, किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। क्लियर है? 6 माह दिमाग में रखिएगा, 6 महीने के अंदर। ठीक, अब पूछा गया कि ये जो मंत्री परिषद की बात आप कर रहे हैं, इस मंत्री परिषद का आकार कितना होना चाहिए? नहीं तो पता चलेगा कि 200 मंत्री 200 मंत्री मंत्री परिषद में ही है। तो उसके लिए 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया गया और बोला गया कि मंत्री परिषद की अधिकतम सीमा लोकसभा के स्ट्रेंथ यानी कि लोकसभा की सदस्यता के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी प्रतिशत? 15%। मतलब मान लीजिए लोकसभा की सदस्यता 545 है कुल वर्तमान में, तो मंत्री परिषद अधिकतम होगा तो इसका 15%, है ना, इससे अधिक नहीं हो सकता। तो प्रतिशत का आंकड़ा दिमाग में रखना है, कितना प्रतिशत? 15%। ठीक है, मंत्री परिषद का आकार और किसकी स्ट्रेंथ की 15%? लोकसभा, हमेशा दिमाग में रखना है ना, लोकसभा
के कुल सदस्यता के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कब इस प्रावधान को ऐड किया गया? 91 संविधान संशोधन ठीक, बात हो गई क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। अब आगे माननीय प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को जानिए। तो अभी अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के क्या हो गए? मुखिया हो गए। यानी कि किसी कारणवश अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरे के पूरे मंत्री परिषद का इस्तीफा मान लिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे के पूरे मंत्री परिषद के मुखिया हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा। प्रधानमंत्री के इस्तीफा की स्थिति में, है ना, पूरे के पूरे मंत्री परिषद की इस्तीफा स्वीकार ली जाती है, क्योंकि वो उसके मुखिया है। दूसरी बात क्या, अनुच्छेद 74 अभी क्या कह रहा था कि यह राष्ट्रपति को मंत्रियों की नियुक्ति के लिए सलाह दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति को मंत्रियों की नियुक्ति के लिए सलाह भी कौन देंगे? प्रधानमंत्री देंगे। साथ में यह राष्ट्रपति को अनुशंसा भी कर सकते हैं अगर किसी मंत्री को उसके पद से हटाना है तो। साथ में जो अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे आप शिक्षा संभाल लीजिए, आप स्वास्थ्य संभाल लीजिए, आप विदेश मंत्रालय संभाल लीजिए, तो पोर्टफोलियो के आवंटन में भी प्रधानमंत्री का हाथ होता है। क्लियर? तो इन सब चीज को दिमाग में आपको बिल्कुल रखना है। और इसके साथ ही वह किसी संस्थाओं के पदेन सभापति भी होते हैं, जैसे नीति आयोग, जैसे अंतर राज्य परिषद, जैसे राष्ट्रीय अखंडता परिषद, जैसे राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। इन सब के पदेन सभापति कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। क्लियर है? साथ में और प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं कि आप संसद के सत्र को बुलाइए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से गुजारिश कर सकते हैं कि ये आप संसद के सत्र की समाप्ति की उद्घोषणा कीजिए। याद रखना है, सत्र को बुलाने का अधिकार या सत्र को बुलाते हैं राष्ट्रपति, सत्र की समाप्ति की उद्घोषणा करते हैं राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। पर सत्र के अंदर जो बैठक होती है, जैसे मान लीजिए मॉनसून सत्र है, अब इस मॉनसून सत्र में तो अलग अलग दिन बैठक होगी, तो बैठक को खत्म करने का अधिकार है उस सदन के सभापति के पास। क्लियर है? सत्र को बुलाना और सत्र को समाप्त करना, यानी कि सम्मनिंग, है ना। सम्मन मतलब क्या होता है? बुलाना। और दूसरा किस शब्द का इस्तेमाल? प्रोरोगिंग, सत्र की समाप्ति। ये दोनों अधिकार होते हैं राष्ट्रपति के पास। और सत्र के अंदर के बैठक की समाप्ति की उद्घोषणा यह किया जाता है उस सदन के सभापति के पास, जैसे लोकसभा की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। क्लियर है? तो सत्र को बुलाना, सत्र को रद्द करना, इन सब के लिए परामर्श कौन दे सकते हैं? तो प्रधानमंत्री। क्लियर है जी? तो प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या हो जाएंगी? मंत्री की नियुक्ति अथवा पद से हटाने के संदर्भ में राष्ट्रपति को अनुशंसा
पोर्टफोलियो का आवंटन, राष्ट्रपति को यानी कि ये काम करेगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को सदन के सत्र बुलाने, जिस क्रिया को क्या कहते हैं? सम्मनिंग। सम्मन मतलब बुलाना, है ना। और दो सत्रों के बीच में अधिकतम गैप कितनी होनी चाहिए? 6 माह। ये कल की क्लास में हमने देख रखा है। तो राष्ट्रपति को सदन के सत्र बुलाने एवं सत्र समाप्ति की उद्घोषणा, ये सत्र समाप्ति है, याद रखना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोरोगेशन। हेतु परामर्श देना, है ना। और यहीं पर याद रख लीजिएगा एक चीज कि सत्र के बैठक की समाप्ति की उद्घोषणा संबंधित सदन के सभापति में निहित है ना। तो सत्र जहां पर आएगा, राष्ट्रपति, सत्र के अंदर की बैठक जहां होगी, है ना। और इस घटना को क्या कहते हैं? बैठक को समाप्त करने को एडजॉर्नमेंट। क्लियर हो गई बात? ठीक है। और क्या आपको मैंने बताया कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा, इसका मतलब हो जाएगा पूरे के पूरे मंत्री परिषद का इस्तीफा। और प्रधानमंत्री पदेन सभापति होंगे। पदेन सभापति का मतलब वही, जैसे ही प्रधानमंत्री बने तो अपने आप इन चीजों के सभापति बन जाएंगे। कौन कौन? नीति आयोग, अंतरराज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन परिषद, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट काउंसिल, ठीक है जी, राष्ट्रीय अखंडता परिषद, नेशनल इंटीग्रिटी काउंसिल। इन सब के माननीय प्रधानमंत्री पदेन सभापति के तौर पर होते हैं। ठीक है जी। ठीक, चलिए अगला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 76। ये जिस चीज से संबंधित है उसको कहते हैं महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर, कानूनी अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। ठीक है, भारत का सर्वोच्च
कानूनी अधिकारी, है ना। तो भारत का होता है अटॉर्नी जनरल और राज्य के लेवल पर होते हैं एडवोकेट जनरल, जिनको महाअधिवक्ता कहा जाता है। तो राज्य के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी कौन हो जाएंगे? महाअधिवक्ता। केंद्र के कौन हो गए? महान्यायवादी। नियुक्ति कौन करता है इनका? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। पद कब तक धारण करेंगे? तो याद रखिएगा, इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पदयंत्र पर, राष्ट्रपति के प्रसाद पदयंत्र पर, प्रसाद पदयंत्र मतलब क्या? टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। ठीक। और यहां पे राष्ट्रपति का मतलब हो जाएगा वही मंत्री परिषद, क्योंकि राष्ट्रपति खुद किसकी सलाह पे कार्य कर रहा है? मंत्री परिषद। तो जब कोई किसी के प्रसाद पर काम कर रहा हो, खुशी पर काम कर रहा हो, तो क्या उसका कोई निश्चित कार्यकाल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे होगा? मंत्री परिषद राष्ट्रपति के माध्यम से जब चाहे तब हटा दे, है ना। नाम किसका लगेगा हटाने में? राष्ट्रपति का। लेकिन वास्तव में हटा कौन रहा है? मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में भी कौन? तो प्रधानमंत्री, है ना। इस संबंध को समझते रहिएगा। क्लियर है? इनका जितना भी वेतन होगा, भत्ता होगा, वो भी निर्धारित कौन करेंगे? राष्ट्रपति। वापस से कौन निर्धारित कर रहा है? नाम है राष्ट्रपति का, कर कौन रहा है? आप समझ रहे होंगे। ठीक है। वेतन व भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नाम हमेशा लगेगा राष्ट्रपति जी का। ठीक। क्या योग्यता होनी चाहिए महान्यायवादी बनने की? याद रखिएगा, महान्यायवादी बनने की योग्यता होनी चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्य हों, और वहां महाअधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए कि आप हाई कोर्ट के जज बनने के योग्य हो। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता। ठीक। तो ये किससे संबंधित प्रावधान था? महान्यायवादी, है ना। अपना कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। राष्ट्रपति जब तक चाहे, कुल मिलाकर मंत्री परिषद जब तक चाहे तब तक रहेंगे। सैलरी वही जो वो तय करेंगे राष्ट्रपति के माध्यम से। योग्यता में क्या बात हो गई कि प्रधानमंत्री बनने की योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर, है ना। और आप देश के सबसे बड़े क्या हैं? तो कानून अधिकारी के तौर पर। क्लियर? अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ये एक ऐसे शख्सियत हैं जो ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, न ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। बावजूद इसके या लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सत्र में बैठ सकते हैं जाके, है ना। एड्रेस कर सकते हैं, संबोधन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सदस्य नहीं है इसी कारण ये वोट नहीं कर सकते। क्लियर है? इनका काम क्या क्या होता है? तो चूंकि ये भारत के सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी हैं, इसी कारण भारत सरकार को जहां जहां कोर्ट में पेश होना होता है वहां भारत सरकार की ओर से महान्यायवादी पेश होते हैं। और चूंकि देश के सबसे बड़े अधिकारी हैं, तो देश के अंदर किसी भी न्यायालय में अगर ये चाहें, किसी भी न्यायालय में, तो जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई इनको रोकेगा नहीं। क्लियर है? तो याद रखनी है एक चीज दिमाग में कि यह संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सकते हैं, पर याद रखिएगा किंतु संसद में वोट नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते। ठीक। और चूंकि महान्यायवादी हैं
तो देश के जिस भी कोर्ट में चाहे जा सकते हैं, कोई इनको रोकेगा नहीं। क्लियर है। और काम वही कि देश के मामले पर अगर केंद्र सरकार को पेश होना हो किसी कोर्ट में, तो केंद्र सरकार की ओर से यही पेश होंगे। क्लियर है। और महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए जो पद होता है उसको कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। क्लियर है। तो सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को क्या करता है? सहायता प्रदान करता है ना। और राज्य के लेवल पर सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन हो जाएगा? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। क्लियर है जी। तो ये तमाम चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, चलिए। तो ये थे केंद्र से संबंधित और कुछ प्रावधान, इनको गौर से देख लीजिएगा। मुलाकात होगी अगले सत्र में, रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।